इतना कोई और। तो आई थिंक कि जो उत्तराखंड तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ड्रीम लैंड है और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत पैसन कि सारे खेलें और इंक्लूजन में कि गरीब भी है और उनके लिए भी खेल की सुविधा हो और एक्सेलेंस कि खेलें तो अच्छा हो जिससे कि हम ये कह पाएँ कि हम भी उतने ही कम्पिटिटिव जितना कोई और। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। इस वक्त यहां पर देहरादून में मैं मौजूद हूं और यहां पर एक क्राइम लिटिल एक फेस्ट का आयोजन किया गया है जिसमें हौसला नामक एक बुक जिन्होंने लिखी है वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। वो कोई और नहीं है, हरियाणा के एडीजीपी हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और कई सारे सवाल पूछेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जो आपकी बुक है हौसला नामा, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो बुक है किससे रिलेट करती है, और खासकर जो आप उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं तो उत्तराखंड के जो युवा हैं क्या इससे भी कुछ ये बुक रिलेट कर पाती है? देखिए, हमारी जो लाइफ है तो बड़ी सिंपल सी है। अगर आप इसको 60, 70, 80 साल में कैप्चर करते हैं तो शुरुआती जो 1/4 है आप अपने को स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं और उसके अगले 25-30 साल आप योगदान देते हैं। उसके बाद फिर आप एक ज़िंदगी जीते हैं और निकल लेते हैं। तो बहुत ये लगता है कि लोगों को लगता है ये बड़ा मुश्किल है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में ये किताब हमने लिखी थी कि आप हौसला रखें। मूल चीज़ लाइफ में ये हौसला है। तो यही बात मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा जो कि अब जद्दोजहद में लगे हैं कि आप एक चीज़ पकड़ के बैठ जाएं कि हमें वैल्यू क्रिएट करना, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना, और अगर इस बात के लिए आप में हौसला है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आप हरियाणा स्पोर्ट्स में डायरेक्टर भी रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम हरियाणा की बात करें और फिर उत्तराखंड की बात करें तो स्पोर्ट्स में युवाओं को लेकर के आपको क्या लगता है, जो यूथ आगे आना चाहते हैं इस सेक्टर में, तो उनके लिए क्या कुछ गवर्नमेंट करे या क्या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ उनको और एक्स्ट्रा दे सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको और मोटिवेशन आए कि हाँ कर सकते हैं आगे? हरियाणा में देखिए, हमने एक पाई मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन को लागू किया था कि पार्टिसिपेशन कि सारे खेलें और इंक्लूजन में कि गरीब भी है और उनके लिए भी खेल की सुविधा हो और एक्सेलेंस कि खेलें तो अच्छा हो जिससे कि हम ये कह पाएँ कि हम भी उतने ही कम्पिटिटिव जितना कोई और। तो आई थिंक कि जो उत्तराखंड तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ड्रीम लैंड है और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहूँगी सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब आप स्कूलिंग से लेके आगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। जो उनका मतलब पाठन हो रहा है वो भी इंग्लिश में ही हो रहा है, उनको सारी कुछ पढ़ाई उनकी इंग्लिश में हो रही है और जो भी वो बुक भी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आपकी जो किताब आती है वो अच्छी हिंदी में आती है, काफ़ी व्यंग्यात्मक तरीके से आप उसमें लेखन करते हैं। तो आपने ये चुना कैसे कि इस तरह के माहौल में जहाँ बच्चे सिर्फ इंग्लिश किताबों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आप हिंदी में आते हैं, ये कैसे? देखिए, अंग्रेजी 137 देश में बोली जाती है और ये लिंक लैंग्वेज है। जब दो देश के लोग हैं, अब इंडिया में ही जाएं तो अगर आपको तमिलनाडु में बात करनी हो तो ये लिंक लैंग्वेज है। अंग्रेजी व्यवसाय की भाषा है, लेकिन जो आपके जीने की भाषा है वो तो आपकी मदर टंग ही हो सकती है, जिसमें आप चीज़ों को अंतरंगता से अनुभव करते हैं, तो वो तो मदर टंग में ही हो सकता है। तो हिंदी को बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं तो जो मदर से जो बोली सुने हैं उसी में वो जीवन को कैप्चर करते हैं। तो हमें तो लगता है, देखें, नोबेल प्राइज़ जो इस बार मिला है तो डच लैंग्वेज में है। ये युवल हरारी बहुत बड़े राइटर हैं जिसने होमो सैपियंस, तो उन्होंने हिब्रूज में लिखा था, बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारी भाषा है वो हमारी पहचान है और वो हमें माने अनुभव करने का सबसे अंतरंग प्लेटफॉर्म वही है। तो उसमें एक हमें ज़रूर इसमें अच्छे लेखन को, अच्छे पाठन को इनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही थी, आप मतलब आप एडीजीपी हैं प्लस आप किताबें लिखने के लिए जो वक्त निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं? मतलब आपका जो फील्ड है बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका रहता होगा, तो किस तरह से और कितने वक्त में आपने ये किताब लिख पाए, वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, मतलब जो बुक लिखने तक का? जी, देखें कि हमारा जो है, हमारा जॉब, हमारा जो काम है उसका आदमी से सरोकार है।
तो आप देखते रहते हो तरह तरह की चीज़ें। और एक रिक्रिएशन एक वर्ड होता है कि जैसे कि कोई चीज़ आप करते हैं काम की तरह तो बोझ लगता है, लेकिन जो रिक्रिएशन है, लिखना आपको आनंद देता है, रिक्रिएशन, तो उसके लिए हमेशा समय रहता है। तो मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा है जिसको लिखना में वो स्वाभाविक है, तो लिखना मुझे काम नहीं लगता। तो आई थिंक भाई किसी ना काम नहीं लगता, आपको पत्रकारिता कोई काम नहीं लगता, आप करते हैं। हाँ हाँ, लगता नहीं है। जब आप ऐसा नहीं करते होते हैं तो अजीब अजीब सा लगता है, तो वही चीज़ है। तो ये बताइए मतलब कि आपकी ये जो फील्ड आपकी रही है, आप साथ में अब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट आई थिंक पहले से ही रहा होगा, तब जाके वो आज दिख पा रहा है। तो पहले आपने नहीं सोचा कि पहले से ही मैं बुक्स लिखता, अब इस फील्ड में आ गए, ये हुआ कैसे? मतलब कि आपको पहले से ही इसमें आना था, पुलिस में ही? देखिए, तीसरे क्लास में ही मैं लिखता अच्छा था, मेरी गणित भी अच्छी थी। तो टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होगे क्या बनोगे, तो हमने कहा कुछ छोटी बात क्यों करें, मैं IPS अफसर बनेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि टीचर ने हमें डांटना बंद कर दिया, कभी ये बोल दिया तो क्या पता बन ही जाए, तो इसे ठीक से पेश आओ, तो उसी में फ़ायदा हो गया। दूसरा कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, बोलना और लिखना जो मौलिक है, तो ये हर किसी का अच्छा होना ही चाहिए, बोलना और अच्छा सीखना चाहिए, नहीं है। और इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लिखना तो चलता ही रहता है। तो एक आपकी जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले किसी ने लिखी, वो किताब के रूप में आपको कहीं मिली, आपने उस समय को जिया उस किताब के माध्यम से। तो आज भी किसी न किसी को यह लिखना पड़ेगा सो दैट कि आने वाले समय में कोई अगर जानना चाहे कि देहरादून में लिट फेस्ट हुआ था या फिर ये किताब लिखी गई थी तो उस समय का माहौल कैसा था, तो शब्दों के माध्यम से जाएगा। वीडियो तो आ गया है, काफ़ी सारे वीडियो चल रहे हैं, बट लिखाई जो है आधार में रहेगी। तो मुझे लगता है हर किसी को लिखना चाहिए। और आप देखें, हमने बात की है, अगर इसी को ट्रांसक्रिप्शन पर लेके जाएं तो आपके 1000-2000 शब्द की किताब बन गई। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने किताब लिखने के काम को बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि पब्लिशर चाहते हैं कोई बड़ा राइटर हो उसके नाम पर किताब बिके। नहीं तो अगर जितनी बातें हम करते हैं एक सप्ताह के अंदर, उसका अगर ट्रांसक्रिप्ट तैयार करते हैं किताब बन जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको एक उद्योग ने प्रोजेक्ट किया है कि ये बड़ी चीज़ है नहीं। हम सारे अपने जीवन में लेखक हैं, बोलते तो रहते ही हैं, उसी बोले को अगर आप लिखित में डाल दें तो आप महीने में 5-6 किताब तो निकाल ही रहे हैं। सर, आप का एक सेशन में देख रही थी जिसमें आप कुछ इस तरह की चीज़ें कह रहे थे कि जो माफिया होते हैं उनका पैसा जो है फिल्मों में लगता है, इसी वजह से फिल्मों के अंदर पुलिस की छवि को थोड़ा बैड दिखाया जाता है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? मतलब वाकई में ऐसा होता है क्या? देखिए, बगैर बगैर आग के तो धुआं होता नहीं है। आखिर ऐसा क्या है कि फिल्मों में एक तरफ तो आप न्यूज़ में दिखाते हैं कि पुलिस शहीद हो गई, पुलिस ने ऐसे अपराधी को पकड़ा, तो टीवी पर तो ये चलता रहता है। और अगर पुलिस कोई काम ठीक से नहीं कर पाती है तो आप आलोचना भी बुरी तरह से करते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी या पुलिस क्या कर रही है। तो टीवी पर तो एक तरफ ये चल रहा है, सिनेमा में दूसरी तरफ चल रहा है कि जो गुंडा टाइप का लोग है तो वो तो बहुत बड़ा हीरो है और जो लीड कैरेक्टर उसी का है, और पुलिस को जितने फॉर्ड तरीके से दिखा सकते हैं उतने फॉर्ड तरीके से दिखाते हैं। तो ये टीवी और सिनेमा में इतना फ़र्क क्यों है? कोई तो कारण होगा। तो ये सिंघम जैसी मूवीज आती हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? सिंघम जैसी मूवी व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। पुलिस कोई आदमी से जुड़ी हुई नहीं, एक संस्था है ये, और किसी काम के होने ना होने में सैकड़ों आदमी का हाथ होता है। अब एक आदमी कॉलर खड़ी करके बोले कि हमने ये कर दिया, और कोई सिंघम की नकल करना चाहे तो सिंघम के स्टंट जो हैं अगर कोई रियल लाइफ में कर ले तो घंटे बाद अस्पताल में मिलेगा। तो ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब सारी सबकी मेहनत होती है। जी जी, तो एक आदमी आगे आके कहे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक बात नहीं है। और दूसरी दिक्कत ये आती है, फिर लोगों की अपेक्षा उसी तरह की हो जाती है कि दबंग ने ऐसा किया था, सिंघम ने ऐसा किया था, वो बंदे को मार रहा है, गोलियों से उड़ा रहा है, पुलिस क्यों नहीं करती? तो हमारे लिए बड़ी स्थिति में विकट हो जाती है कि हम तो नियम कानून से चलने वाले लोग हैं, और जो नियम के अनुसार अपराधी भी है उसके अधिकारों का भी हमें ख्याल करना होता है।
तो फिल्मों में कहते ना ऐसा कुछ तो है नहीं, तो फिल्मों के एक्टर के ऊपर ग्रेविटी का रूल लागू नहीं होता है है ना, उस पर कोई नियम कानून लागू नहीं है। और उनके लाइफ स्टाइल देखें तो गजब की है, मतलब हर कोई सोचता है ऐसा ही हो। तो वो जो है जी जी, जो गलत सीख दे रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है कि देखने वालों को और पढ़ने वालों को नहीं पता कि ये उपन्यास और सिनेमा है, उन्हें लगता है ये डॉक्यूमेंट्री है और ये कमेटी रिपोर्ट है। तो आम आदमी सिनेमा को डॉक्यूमेंट्री समझ के जाता है कि हम तो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और उसमें सिंघम और दबंग जो था ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, ये हमारा थानेदार क्यों नहीं करता। तो लोगों को बड़ी निराशा होती है पुलिस से, कह रही है तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जबकि नाक में दम हो रखा है, दिन रात लगे रहते हैं। तो वो एक जो हमें ख़राब करते हैं। दूसरा कि आखिर लीड कैरेक्टर कोई भला आदमी क्यों नहीं हो सकता, आखिर मतलब डॉन ही क्यों बने, कोई बोले क्यों भाई आप मैंने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर इतनी क्यों फिल्में बने, आप उसके कैरेक्टर को लाला के रोल मॉडल क्यों बना रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल है, तो इतने गैंगस्टर को आप क्यों ग्लैमराइज कर रहे हैं। मतलब इस तरह के लोगों पे पिक्चर बनाना गलत है। पिक्चर इस तरह से बनाते हैं जैसे कि कोई बहुत लार्जर देन लाइफ है, तो बच्चे पर असर होता है कि भाई हमें कौन इतना मेहनत करेगा, कौन ही छोटी सी कमाई में जिएगा, कौन स्कूटर पर चलेगा, हम तो प्राइवेट जेट पर चलेंगे, वैसे करना है। फ़ोन पर जो क्रिमिनल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, ग्लैमराइज करना, तो ये तो लोगों को भटकाने जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक को समय देने के लिए और सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के एडीजीपी ओपी सिंह जी, जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर बातचीत की, साथ ही उनकी जो बुक है उसको लेकर उन्होंने बताया और किस तरह से पिक्चर्स में पुलिस को लेकर चीज़ें दिखाई जाती हैं उस पर भी उन्होंने बातचीत की। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, देहरादून।